हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे दिल को तसल्ली इस बात की है कि बीआरएम में अपन ने बहुत अच्छे से मेहनत करी। मतलब आप लोगों ने, मैंने तो थोड़ी सी करी, आपने बहुत ज़्यादा करी। और आप सभी का पेपर, जितने भी बच्चों का रिव्यू मेरे पास आया है, लगभग सभी का पेपर 99%, मतलब किसी ने शायद करा हो, मेरे पढ़ने में तो अभी तक नहीं आया कि उसका बीआरएम का पेपर बिगड़ा हो। यानी कि बीआरएम का पेपर आप सभी का अच्छा गया है, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है। इसी तरीके से मेहनत अब अपन को डिजिटल के अंदर भी करनी है और आने वाले सब्जेक्ट्स में भी करनी है। तो आ जाते हैं हम इसकी 4th यूनिट में। 3rd यूनिट अपलोड हो चुकी है ना, और 4th यूनिट के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब ये 4th यूनिट और 5th यूनिट आज ही कंप्लीट कराएंगे और इसका अंतिम प्रहार भी आएगा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का अंतिम प्रहार भी आएगा। अंतिम प्रहार आ जाएगा, इसका ये मतलब नहीं अपन वही देखें। मेन तो ये है, वो रिवीजन बेसिस पे है। याद रखना, वो केवल आपकी स्किल को शार्प करने के लिए है। ये आपका डिटेल ओवरव्यू देखना बहुत जरूरी है हर टॉपिक का। ये आपको भी समझ में आ गया होगा पेपर्स देखने के बाद। वो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि समय कम है इसलिए इधर उधर की बातें कम करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, यूजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग की बात हो रही है दोस्तों, याद रखना डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। अपन जब जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है, लेकिन अभी अपन खड़े हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। यानी अगर यहाँ पर बात होगी तो आपको उसको डिजिटल लिंक करना है, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग की बात होगी। किसकी बात हो रही है? ऑनलाइन मार्केटिंग की। क्लियर? चलिए, आप समझ में आया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कौन सी है? एग्जाम के अंदर भी आएगा ना, तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी मत लिख कर आ जाना, क्योंकि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। नॉर्मली होती वही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होता है। और ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज अलग होती है। ये एक मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम जहां किसका क्वेश्चन पेपर राइट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड होता है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? पहला है तो मार्केटिंग द इंटीग्रेटेड सेल्स मार्केटिंग फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। पहले अपन इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। देन एक्सपीरियंस रीचिंग अ डिजिटल कस्टमर रिक्वायर द बिकम वन योरसेल्फ, प्लेइंग फील्ड डायनामिक्स, एंगेजमेंट, who is the driver seat, data for decision making, value. You must offer the education and the value. Okay. तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का मोटो क्या होता है? बेसिकली तो होती क्या है डिजिटल मार्केटिंग और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है? द डिजिटल मार्केटिंग इज नॉर्मली मीन मार्केटिंग वाया डिजिटल चैनल। मार्केटिंग वाया डिजिटल चैनल को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब वो डिजिटल चैनल बेसिकली इंटरनेट है, जिसको अपन को इसके अंदर फोकस में रखना है। तो इंटरनेट में जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है? वो होती है आपका डेटा। कौन सी चीज होती है? तो डेटा। तो फर्स्ट मार्केटिंग की सबसे प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगी ऑन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। क्यों सर? डेटा में हमको पता होता है, जैसे सपोज इससे पहले अपन ने शुरू किया था कि मिस्टर पिंटू को एक सोप की मार्केटिंग करनी थी। तो सोप की मार्केटिंग करनी थी, तो उनको कौन से रीजन में सब सेल करना था, उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी थी, उनका बजट क्या था, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड इन द डेटा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ये चलो डेटा वाला है, हु इज द ड्राइवर सीट। सेकंड है वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर क्रोनोलॉजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, दिस इज द टाइप्स ओनली। सेकंड है वैल्यू। जब हम कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, यानी कि कभी डिजिटल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो हमेशा वैल्यू देके जाएगी। क्या देके जाएगी? वैल्यू या एजुकेशन। कैसे सर? आपने बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप के ऐड देखे होंगे कि आप अभी तक ये कर रहे हैं, आइए मेरी 500 रुपए की वर्कशॉप में आइए, आइए मेरी 1000 रुपए की वर्कशॉप में आइए, आइए मेरे 800 रुपए की वर्कशॉप में आइए, मैं आपको आपके करियर के बारे में ये चीजें बताऊंगा, मैं आपको आपके बिजनेस के बारे में ये चीजें बताऊंगा। तो ऐसी बहुत सारे वेबसाइट्स के ऐड देखे होंगे, एफिलिएटेड मार्केटिंग के ऐड देखे होंगे। वो क्या कर रही है? वैल्यू ऐड करनी है या एजुकेशन आपका बढ़ा रही है। कोई नॉलेज एनहांसमेंट की बात होती है या वैल्यू एड ऑन की बात होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग से ज्यादा किस पे फोकस होता है? वैल्यू और एजुकेशन एनहांसमेंट पे। किसमें? डिजिटल मार्केटिंग में। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें प्रोडक्ट या इमोशन सेल की बात होती है। यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर वैल्यू इंक्रीमेंट थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग। आप मेरी वर्कशॉप में कब आएंगे? जब आपको उससे प्रॉफिट हो रहा होगा, ना कि मैं मेरी वर्कशॉप के इंग्रेडिएंट बताता हूं। मैं आपको ये बताता हूं कि आपके उसमें लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्लियर है ना? ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी क्या है?
प्लेइंग फील्ड डायनेमिक। प्लेइंग फील्ड डायनेमिक का मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फील्ड डायनेमिक होते हैं, जैसे कि कीवर्ड। अब इसके फील्ड डायनेमिक यानी कीवर्ड्स हैं, टैग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर लिख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड्स हो गया, टैग्स हो गया। इसके अलावा और कौन सी फील्ड रहती है इसके अंदर? मेन जो आपका कंटेंट रहता है वो, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है ये वाला ऐड वीडियो ऐड ही हो, ऑडियो भी हो सकता है, और पॉडकास्ट पे सुनोगे तो ऑडियो ऐड भी आ जाता है, और क्या होगा, और विजुअल ऐड या ग्राफिक ऐड, नॉर्मल एड्स भी हो सकता है, मतलब फोटो एड भी हो सकता है। तो इन सब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? फील्ड के अंदर कीवर्ड्स होती हैं, टैग्स होता है, कंटेंट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, इमेज होती है, ठीक है। इन सब के ऊपर मोर फोकस रहता है, इन सब के ऊपर मोर फोकस रहता है रेदर देन प्रोडक्ट। किसके ऊपर फोकस कम रहता है? प्रोडक्ट के ऊपर। याद रखना, किसके ऊपर फोकस कम रहता है? मतलब प्रोडक्ट के ऊपर फोकस तो रहता है लेकिन एट कंपैरिजन कम रहता है। डिजिटल मार्केटिंग में एट कंपैरिजन हम प्रोडक्ट से ज्यादा पहले उसके टैग्स, उसकी टारगेट ऑडियंस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज, उसके कंटेंट, इसके ऊपर फोकस करते हैं, देन प्रोडक्ट के ऊपर बात करी जाती है। क्लियर है ना? एक ट्रेडिशनल वाला बताता हूँ। ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक आदमी किताब बेचने के लिए आया। तो किताब बेचने आया तो वो किताब के बारे में पूरे उसने बताया कि देखिए इसमें भारत की ये सारी चीज़ें मानचित्र वाली है, जीके के 100 क्वेश्चन हैं, एबीसीडी के लिए ये चीज़ें। तो उसने किस पे फोकस करा? प्रोडक्ट पे फोकस करा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 1-2 वे कम्युनिकेशन था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। लेकिन आपको आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना, टॉप 10 आप देखिएगा, जो जिन वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा है उन पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? टॉप 10 ऐसी कोई चीजें लिख लेती है, या एनालिसिस लिखा हुआ होता है, एनालिसिस, रिव्यू, ऐसे कीवर्ड्स का यूज होता है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग टॉप 10 मोबाइल फोन अंडर द रेंज ऑफ 5000, अंडर द रेंज ऑफ 10,000, अंडर द रेंज ऑफ 50,000, जब हम ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं तो हमारा मन करता है कि उस पर क्लिक करें। सो दैट इज द मोर फोकस रेदर देन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर उसने फोकस नहीं किया, उसने फोकस किसके किया? टॉप 10 यानी कीवर्ड्स पे किया, उसने टाइटल पे किया, उसके डिस्क्रिप्शन पे किया, उसके रिसर्च राइटिंग स्टाइल पे किया है, गेटिंग माय पॉइंट, उसके फोटो पे किया है। सो मोर फोकस किस में होता है यहाँ पे? स्ट्रेटेजी का, उसकी फील्ड डायनेमिक पे। देन एक्सपीरियंस, हर जगह रीचिंग ए डिजिटल कस्टमर रिक्वायर्ड दैट यू बिकम वन योरसेल्फ, यानी एक्सपीरियंस। मैं आज नेट पे सर्फिंग करूंगा या यूट्यूब पे कोई ऐड देखना पसंद करूंगा और उससे कोई चीज बाय करूंगा, वही चीज मैं इंप्लीमेंट करना पसंद करता हूं। ये मेरे साथ भी पार्टिकुलर है कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं किसी बच्चे को भी सजेस्ट नहीं करता कि भाई जीवन में ये कर, ठीक है। मैं कभी किसी को ये नहीं करता कि ये वाली फील्ड चूज करके तू ऐसे वाले का कोर्सेज कर। जिस कोर्स को मैंने खुद ने पर्सनली करा है या वो कोर्स करने के बाद मैंने उसके पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है कि उसका बेनिफिट हुआ है बच्चों को, उन्हीं कोर्स को मैं सजेस्ट करता हूँ। इसी के कड़ी में एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं लाने वाला हूँ। जैसे ही अपने कोर्स कंप्लीट होंगे मैं बताने वाला हूँ कि एमबीए के अंदर आपको ऐसे कौन से कोर्सेज करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड, जो आपके पैकेज को कम से कम 1 लाख रुपए बढ़ा देंगे। जी कितना? 1 लाख रुपए की बात बताने वाला हूं एक वीडियो के अंदर, और वो जल्दी बनाने वाला हूं, और उसका पूरा कंटेंट रेडी हुआ है। फ्री कोर्स भी रहेंगे, पेड भी रहेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि विद इन ड्यूरेशन ऑफ द एमबीए आपको कोर्स करना चाहिए। ये एग्जाम तो एक पार्ट है, देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये एग्जाम तो एक पार्ट है एमबीए की जर्नी का। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है? आपको आपका करियर सेट करना है, आपको जॉब लेनी है, आपको इनकम लेनी है, आपका पैकेज होना चाहिए, अच्छी सी सैलरी होनी चाहिए कि घर को ऐसा लगे कि आपने एमबीए किया है तो कोई अच्छा काम किया है। वरना क्या है, अगर एमबीए करके आपको जॉब नहीं लग रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो आपकी एक डिग्री हुई जो लाख 1.5 लाख रुपए, आपने 2 लाख, कहीं कहीं तो बड़ी ज्यादा फीस भी है, उतने बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। एक बिजनेस की तरह आप इसको समझिए, एमबीए इज लाइक अ बिजनेस, कि आपने इतना पैसा दिया है तो आपको उससे ज्यादा रिटर्न, डबल रिटर्न मिलना चाहिए और लाइफ टाइम मिलना चाहिए। सो जब ये साइकोलॉजी आएगी तो हम स्किल बढ़ाना शुरू कर देंगे खुद के अंदर। याद रखिएगा, एक ब्रह्म बात बता रहा हूं, बिल्कुल मतलब मेरे गुरुजी ने मेरे को बताई और मैं आपको बता रहा हूं, और उस पर मेरा पूरा जीवन टिका है। वो मेरी बात यह है कि इंसान को कभी भी नॉलेज पैसा बना के नहीं देता, इंसान को हमेशा स्किल पैसा बना के देती है।
आनंद व्यास को कितना ही अच्छा डिजिटल आता हो, कि पीएचडी कर रखी हो ई कॉमर्स में, वो पैसा तब तक नहीं बना सकता जब तक उसको इंप्लीमेंट करना ना सीख जाए। तो एमबीए की थ्योरी से ज्यादा उसके प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस है। एसईओ पढ़ने से ज्यादा, गूगल एड पढ़ने से ज्यादा उसको इंप्लीमेंट करने की प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर लाना एक डिफरेंट टास्क है, देखो लाने भी जरूरी है, लेकिन उसका जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जब तक आपके अंदर वो स्किल नहीं है, दैट यू आर नॉट एबल टू मेक मनी। ये लाइफ का ट्रूथ है और इसके ऊपर बहुत जरूरी है मेरे को आपसे बात करना, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा जो पूरे 2 साल हो जाते हैं एमबीए के, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है, बेरोजगार रहते हैं, जॉब नहीं लग पाती। क्या रीजन है? जबकि एमबीए जैसा इतना वैनिश कोर्स किया आपने और जॉब नहीं लग पाई, क्यों? और लगती है तो भी अपने फील्ड में नहीं लग पाती। इस 2 रीजन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। एक बार बताइएगा कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किसका जवाब आपको पता है? खैर बहरहाल अपन अपने आ जाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। तो एक्सपीरियंस मींस द डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वही चीजें प्रमोट होती है जिसको खुद एंड टर्म पे एक्सपीरियंस किया जाता है। देन मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करी जाती है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव कॉस्ट, बजटेड, ये सारी की सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी इसके अंदर भी फॉलो करी जाती है। आई होप ये 6 स्ट्रेटेजीज 6 मैंने अलग अलग तरीके से बताई, आपको क्लियर हो गई होगी। कंपनी यूजुअली 1 या 2 स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एनालिसिस टूल। अब ये एनालिटिक्स टूल क्या है? एनालिसिस और एनालिटिक्स टूल्स क्या है? एनालिसिस मतलब कि जब भी हम कोई एड्स रन करते हैं, एडवर्टीजमेंट हमारा रन होता है, कहां पे रन हो सकता है? गूगल पे रन हो सकता है, याहू पे रन हो सकता है, बिंग पे रन हो सकता है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी, ट्विटर, कहीं पे भी हमारा एड रन हो सकता है। तो उसका हमको एनालिसिस करना होता है, भाई उस एड से बेनिफिट कितना हुआ, कन्वर्जन कितना हुआ, कितने कस्टमर नहीं जुड़े, कितने छोड़ के चले गए, ये सारा एनालिसिस करना होता है। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके के एनालिसिस है, पहला है ऑन साइट और दूसरा है ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब है कि हम उसके सॉफ्टवेयर की कोई हेल्प ले लेते हैं, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस बाय कंपनीज करी जाती है और अदर टेक्नोलॉजी या डाटा कलेक्शन में। मतलब कि क्या होता है, ऑन साइट अपन खुद कर रहे हैं उसका एनालिसिस। क्या कर रहे हैं हम? उसका खुद एनालिसिस कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि उसका क्लिक पर रेट कितना था, सीपीआर क्या रहा, क्लिक पर रेशो, सॉरी सीपीआर क्या रहा, क्लिक पर रेशो क्या रहा, सीटीआर बोलता है, क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, कहीं कहीं सीटीआर लिखा है, कहीं कहीं सीपीआर लिखा है, पे पर क्लिक कितना रहा, पीपीसी कितना रहा मेरा, सीटीआर कितना रहा, ये चेक किया जाता है। यदि खुद कर रहे होते हैं या खुद का सॉफ्टवेयर बना के चेक करते हैं तो वो ऑन साइट कहलाता है। जब हम थर्ड पार्टी को दे देते हैं, थर्ड पार्टी कौन सी है? कोट्वीट। अच्छा, ट्विटर अलग वेबसाइट है, कोट्वीट अलग वेबसाइट है, ठीक है। और हुडसूट, हमेशा प्रोनाउंसिएशन में मेरे से गलती होती है, मानता हूं, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा सा पढ़ने में जल्दबाजी कर देता हूं। हुडसूट, हाँ, इसको मैंने पर्टिकुलर 1-2 बार यूज भी करा है। और कोट्वीट, दोनों क्या है, एक सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स की कंपनीज हैं जो हमको बताती हैं कि आपने एक पोस्ट किया था, उसका कहाँ पे कितना इम्पैक्ट आया, उसका फ्रूटफुल, उस पर किसने कितना क्लिक किया, कितने शेयर किए। ये बेसिकली कोट्वीट है ना हुडसूट। ट्वीट तो ट्विटर की है ना, दोनों अलग कंपनियां हैं। और एक है एलेक्सा अमेजॉन की कंपनी थी, लेकिन एज पर माई बेस्ट नॉलेज ये मई में बंद हो गई है। तो मेरे को एक बार आप चेक करिएगा, ये एलेक्सा बंद हो चुकी है जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि अभी मैं इसको यूज नहीं करता। एलेक्सा एक बेसिकली एक सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स की वेबसाइट थी जो अब बंद हो गई है। इसके अलावा कोई अमेजॉन का एनालिटिकल टूल की वेबसाइट है जो हमको यहाँ लिखनी है, वो अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी कोई वेबसाइट जो सोशल मीडिया एनालिसिस का काम करती है। ये आपको सर्च करने के लिए मैंने एक छोटा सा टास्क दिया, मैं भी कर सकता हूँ लेकिन आपको इसलिए दिया ताकि थोड़ा एंगेजिंग रहे, आपको भी अच्छा लगे। कोट्वीट भी सेम वेबसाइट है, हुडसूट भी सेम वेबसाइट है, ठीक है। ये ऑफ साइड है यानी हम थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, ऑन साइड यानी खुद अगर इसका एनालिसिस कर लेते हैं तो, ठीक है। अब यूजिंग मार्केटिंग एनालिटिक टूल्स एंड सेगमेंट, अब यूजिंग मार्केटिंग एनालिटिक टूल्स एंड सेगमेंट, अब इसके अंदर क्या है, कौन से मार्केटिंग एनालिटिकल टूल्स होते हैं, मतलब किनके बेस पर, बेसिक क्या है इसका और बेसिस क्या है, ठीक है। बेसिक क्या है और बेसिस क्या है इस टूल्स को एनालिसिस करने का। मींस कि अगर मैं चेक करता हूं कि ये एडवर्टीजमेंट मेरा बहुत अच्छा गया, एड मेरा बहुत अच्छा गया और या बहुत खराब गया, तो उसका बेस क्या है ना।
तो उसका बेस में पहला पॉइंट आ जाता है इसमें टारगेट ऑडियंस। मैंने उसको टारगेट ऑडियंस को वो अचीव कर पाया कि नहीं पाया। अब टारगेट ऑडियंस क्या होती है, जिस ऑडियंस को मेरे को एडवर्टीजमेंट पिच करना होता है। सपोज कि मैं बात कर रहा हूं पेन की, किसकी बात कर रहा हूं, पेन की, तो इसको मैं किसको पिच करूंगा, स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इन सबको करूंगा। तो अगर मेरा पेन जो है वो मिड रेंज में है, मान लीजिए मैं 10 से 20 रुपए के पेन की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 10 से 20 रुपए के पेन की सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो किसको दूंगा भैया, अधिकतर तो स्टूडेंट उसको बाय करेंगे। तो जब वो स्टूडेंट उसको बाय करेंगे तो 10 से 20 रुपए का, तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ, विद द एज ग्रुप ऑफ बिलो 20-25 की एज ग्रुप के हुए सारे, या अपन उसको ले लेते हैं 15 से लेके 25 एज ग्रुप का, है ना। तो स्टूडेंट्स हुए, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स तो हुए नहीं, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली पेन यूज करना ऐसा प्रोफेशन समझते हैं, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस आपको समझ में आ गया। सेकंड क्या है, गूगल एनालिटिकल डैशबोर्ड। गूगल का खुद का एक डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम डेटा एनालिसिस करते हैं। अपन एक में अब इसको डेमो बता दूंगा कि वैसे तो सबको भी पता रहता है, जो गूगल पे हम ऐड रन करते हैं, किसी कंपनी ने कोई यूट्यूब चैनल ने भी ऐड रन किया है तो उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर हमको पता चल जाता है कि कितने ऐड रन करने पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, या उसका क्या रेशो रहा है, किन्होंने विजिट किया है, उन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल, नहीं किया, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बाय किया, नहीं किया, वो केवल देख के चले गए, क्या रहा उनका व्यू पॉइंट और कहां से उन्होंने देखा, वो गूगल एनालिटिकल टूल्स में पता चल जाता है। नेट एडवर्ड कन्वर्सेशन ट्रैकिंग। अब ये ऐड अच्छा रहा कि खराब रहा, सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्या होता है, एडवर्ड कन्वर्सेशन ट्रैकिंग। वैसे तो ये गूगल एनालिटिक का ही पार्ट होता है, लेकिन ACT बोलते हैं इसको, ठीक है। एडवर्ड्स कन्वर्सेशन ट्रैकिंग मतलब कि फाइनली कितना हुआ, ये यूजुअली रहता है 2 से 4% तक। कितना रहता है, अगर कोई पूछ ले कि कितना कन्वर्सेशन हो जाता है तो 2 से 4%, ऑनलाइन में बहुत होता है। यानी कि मैं आपको मेरी बात बताता हूं कि मेरे को ई कॉमर्स पे क्वेश्चनर सेंड करना था और क्वेश्चनर फिलअप करवाने थे। उनकी लिस्ट थी बंदों की मेरे पास कि इनसे क्वेश्चनर फिलअप कराने, तो रेशियो रहता था उसका कि अगर मैं 1000 लोगों के पास ऑनलाइन क्वेश्चनर सेंड करूंगा तो केवल 2 से 4 लोग उसको फिल करेंगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट इज द CTR, एड्स कन्वर्शन रेशियो, ठीक है। ट्रैकिंग भी मान लो या रेशियो मान लो, दोनों सिंपल बात है। दोनों में अंदर मींस कि अगर कोई ऐड चेक करना है कि कितना अच्छा रहा तो टारगेट ऑडियंस को कितना हिट हो पाया, गूगल एनालिटिक्स की क्या रिपोर्ट कह रही है, और मेनली कन्वर्सेशन कितना हो पाया, ये हमारे क्या है, एनालिटिकल टूल्स हैं और जो हमको बताते हैं कि हमारा ऐड कितना अच्छा रहा या कितना खराब रहा। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे पब्लिक रिलेशन। अब PR। अब देखो पब्लिक रिलेशन एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। 18 मिनट का वीडियो हो रहा है, देखो वीडियो लंबे ही बनेंगे, आपको इसमें कोताही नहीं होगी क्योंकि मैं डिटेल वीडियोस अभी बना रहा हूँ, है ना, अपना अंतिम प्रहार नहीं चल रहा। तो PR की बात कर रहा हूँ। देखो PR क्या है, पब्लिक रिलेशन। और हम कौन से सब्जेक्ट में खड़े हैं, हम खड़े हैं ई कॉमर्स के सब्जेक्ट में, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स में। तो यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, डिजिटल PR की। याद रखना मैं डिजिटल PR की बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना। डिजिटल PR की, डिजिटल PR यानी कि कस्टमर केयर सपोर्ट वाया द ईमेल बेसिकली, वाया द वीडियो कॉल बेसिकली, है ना। ऑडियो कॉल भी आप इसके अंदर ले सकते हो, लेकिन बेसिकली हम ईमेल के थ्रू इसके अंदर ज्यादा फोकस करते हैं। अब पब्लिक रिलेशन कैन बी हेल्प टू रेज योर बिजनेस प्रोफाइल एंड इंप्रूव योर रेपुटेशन। इंप्रूव, आपका कोई भी रेस रहता है, आफ्टर सेल सर्विसेज हमको कहां से मिलती है, कस्टमर केयर से मिलती है, और ये बेसिकली पब्लिक रिलेशनशिप का ऑफिस होता है, HR के बंदे इसको डील करते हैं। इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू गेट योर मैसेज लार्ज ऑडियंस, हाउएवर इट बी टू ट्रिकी टू गारंटी सक्सेस, ठीक है। सक्सेस की इसमें कम गारंटी होती है, लेकिन हम लार्ज ऑडियंस तक, जैसे कि मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, एयर एशिया करके कंपनी है। कौन सी कंपनी है, एयर एशिया। एयर एशिया कंपनी है, उसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा केस फाइल कर रखा है। एक एयरलाइंस का टिकट मैंने खरीदा था यहाँ से घूमने जाने के लिए, और वो कैंसिल हो गया अदर रीजन के कारण, कोविड से पहले की बात है। जब रीजन हो गया तो पता चला है जो कंपनी है आउटसाइड इंडिया, मलेशिया के अंदर, उनकी एक यूनिट शटडाउन हुई, जिसके कारण से टिकट उन्होंने कैंसिल करा, वो फ्लाइट कैंसिल हुई और इकोनॉमिक रीजन से वो फ्लाइट कैरी ऑन नहीं कर पाए, और वो अब बाद में पेमेंट करेंगे मुझे 2024 का। बात थी 2019 की और उन्होंने मेरे को बात करी 2024 तक। तो मेरा ही अकेले का कैंसिल नहीं हुआ था, करीबन हम 10,000 ऐसे पैसेंजर्स थे जिनका टिकट कैंसिल हुआ था। अब एक एक को फोन करके बताना हेडेक का काम था, और
ये बताना, उनको कन्वीनियंट करना। तो उन्होंने सबको एक मेल शूट करा, एक स्टैंडर्ड मेल शूट करा जिसमें उन्होंने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बताई। आप एयर एशिया की डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में उन्होंने बताया कि हम आपको ऐसे ऐसे पेमेंट करेंगे, इतना टाइम में पेमेंट होगा और आपको आफ्टर ऐसी और प्रिविलेज भी मिलेगा। ये सारी चीजें किसने बताई? एयर एशिया कंपनी ने बताई। इंडिया वाली नहीं है, मलेशिया वाली है, ठीक है। तो ये का कैसे हो पाया? ये हो पाया आपके पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के थ्रू, और ये हो पाया डिजिटल। अगर ये सक्सेस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें मैं डायरेक्टली किसी बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ, वाया एक ईमेल आया, उसके अंदर सारी डिटेल्स लगी है, या इन्होंने क्या बना दिया, एक प्रोटोटाइप बना दिया, एक ग्रेवियंस सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर मैं जस्ट क्वेश्चन टाइप करता हूँ तो उसका एक स्टैंडर्ड आंसर आ जाता है। टेलीग्राम पे होता है ना बोट, टेलीग्राम पे होता है ना बोट, BOT बोट, है ना, कि टेलीग्राम पे आप बोर्ड सर्च करोगे तो जो उसके अंदर उसमें फिटिंग है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, तो वो ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाता है। तो ऐसे एयर एशिया का भी ब्रॉड अवतार बना हुआ है। तो बेसिकली यही कहलाता है पब्लिक रिलेशन वाया डिजिटल एरा। अब इसके अंदर मेन क्या पूछा जाता है कि ऑनलाइन PR या ट्रेडिशनल PR बेटर कौन सा है? तो मैं कहूंगा ऑनलाइन PR कॉस्ट इफेक्टिव है, बजटेड है, मास ऑडियंस तक पहुंच सकता है, लेकिन ट्रिकी है, यानी 100% गारंटी नहीं है कि बंदा आपसे सेटिस्फाइड हो जाए, आपका वर्क समझ जाए। यानी डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन PR एंड ट्रेडिशनल इट ऑर्गेनाइज कैन बी कम्युनिकेट विद द ऑडियंस डायरेक्टली थ्रू द वैरायटी ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया चैनल। Audience export of the information linked multiple sources. Audience is entitled to write the review, comment and assess. Online PR तो समझ गए इसका डिफरेंस। चलिए एक बार इसका रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इसका डिफरेंस मेरे को पढ़ाना था पहले, नहीं है, नहीं लिखा हुआ, नहीं, ओके। तो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स मिसिंग है। ऑनलाइन और ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंस था? ट्रेडिशनल PR के अंदर वाया फोन कॉल होता था या उनका खुद का रिप्रेजेंटेटिव आता था। ऑनलाइन PR के अंदर पब्लिक रिलेशन में बेसिकली मेल का यूज किया जाता है, बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का यूज किया जाता है, जिसके अंदर दोनों जो कस्टमर है उसकी हेल्प करी जाती है या बॉट के थ्रू हेल्प करी जाती है। बॉट ही लिख देना, बॉट बिल्कुल इसका कन्वीनियंट वर्ड है, ठीक है। इसके थ्रू हेल्प करी जाती है। इसमें क्या होता है, एक प्री डिसाइडेड FAQ होता है। FAQ मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर दे दिया जाता है। ये मास रीच पीपल तक पहुंचता है, ये होता है ऑनलाइन। और ट्रेडिशनल में क्या था, 1-to-1 कस्टमर ग्रीवेंस सॉल्विंग था। आज बहुत सी कंपनियां 1-to-1 भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। एयरटेल जैसे की ऑनलाइन PR भी और ऑफलाइन PR भी, उनका एक ऑफिस भी बना हुआ है और आप ऑनलाइन भी उनसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन भी उनका आपका सॉल्यूशन सॉल्व किया जा सकता है, इससे मास पॉपुलेशन तक पहुंचा जा सकता है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिंपल डिफरेंस होता है, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है? ऑफलाइन ज्यादा महंगा है और ऑनलाइन सस्ता है। क्विक कौन सा है? ऑनलाइन सस्ता है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो ऑडियंस आर एंटाइटल्ड टू राइट रिव्यू कमेंट, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन के रिव्यू लिखते हैं वो भी इसके अंदर ऑनलाइन PR का हिस्सा माना जाता है। अब बेनिफिट क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन के? एडवांटेज क्या है पब्लिक रिलेशन के? दे आर इन्फ्लुएंस। ये एक तो पहला मेन बेनिफिट तो रहता है कि गुडविल बिल्ड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। क्या बिल्ड करती है? गुडविल बिल्डिंग का काम होता है, ठीक है। अगला क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इन्फ्लुएंस करती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और चैलेंज टू पब्लिक, हाँ, और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और दूसरा है गुडविल बिल्ड करती है। दो मेजर बेनिफिट होते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के, और यहाँ पर हम ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड ROI क्या है? मैंने अभी बताया इस वीडियो में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितना पैसा लगाया उतना कितना वापस मिल रहा है, उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाती है वो पढ़ लेते हैं। इसकी बुकिश थ्योरी है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट डोंट बी कास्ट this has been caused by Google algorithm changes and higher competition from business using the internet for making promotion. Digital marketing includes search engine optimization, social media promotes of business. Its website. Gone are the days when a campaign could be the measured by the amount of visitor the site has produced. ठीक है, इतना काफी है। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली, और इसका ROI का मतलब रिलेशनशिप क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अंतिम प्रहार में और देखेंगे इसको। डिजिटल मार्केटिंग एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने किसी एड के ऊपर 500 रुपए लगाए हैं। कितना लगाया है? 500 रुपए। तो मेरे को कम से कम उससे 500 रुपए का बेनिफिट होना चाहिए। ये कहलाता है मेरा रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट, ये कहलाता है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि मैं जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया ऐड के ऊपर, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी एडवर्टीजमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही। देखो फिर कह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक डिफरेंट टॉपिक है और एचआरएम मार्केटिंग एक डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो मार्केटिंग में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं जो एडवर्टीजमेंट पे, हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, वो वाला आरओआई। यानी कि आरओआई इक्वल टू, याद रखना, आरओआई इक्वल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब मैं इस कितना फास्ट ये आरओआई रिकवर कर सकता हूं, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मींस के द मैक्सिमम आउटपुट आई रिसीव आफ्टर द मिनिमम इनपुट। आफ्टर द मिनिमम इनपुट मतलब मेरी ऐड का खर्चा तो बहुत कम है। यानी आप YouTube पे सर्च करोगे तो 20 रुपए के अंदर 2000 व्यू देने वाले मिल जाएंगे आपको। कितने हैं? 20 रुपए के अंदर 2000 व्यूज। आपको YouTube पे व्यू चाहिए, सर 20 रुपए दीजिए, हम आपके लिए ऐड रन करेंगे और आपके उस ऐड से 2000 व्यूज आ जाएंगे। दैट इज द 10 पैसा। यानी कि इसके अंदर कितना आया? 10 पैसा पर कॉस्ट आई उनको एक ऐड रन करने की। तो बेसिकली पे पर क्लिक कॉस्ट कितनी आई? 0.10 पैसा। ठीक है, ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है कि आपकी इस कॉस्ट को मिनिमम किया जाए और आउटपुट को मैक्सिमम किया जाए, नहीं आउटपुट मैक्सिमम किया जाए। बेसिकली इतना कम होता नहीं, 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा, और वर्ड करता है, डिपेंड करता है आपकी कैंपेनिंग किस टाइप का है, कौन से प्रोडक्ट को आप एंडोर्स कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, बेसिकली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, गूगल एनालिटिक इसमें सीधे सीधे हेल्प करता है। वो बताता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, कौन उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी एल्गोरिदम पे वर्क करता है। यानी डिजिटल एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द एल्गोरिदम। केवल आपको ये कंसेप्ट आपने कल एग्जाम के अंदर याद रखना है। वैसे परसों एग्जाम है, परसों एग्जाम के अंदर अपन को याद रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम ऑफ द यूजर्स डेटा और एल्गोरिदम ऑफ द गूगल एनालिटिक्स। केवल इतना सा याद रखना है। और इसकी आरओआई क्या है? द आरओआई शुड बी द फास्ट टाइम, यानी कि मिनिमम टाइम के अंदर वो अचीव कर लेनी चाहिए और मैक्सिमम इनपुट हमको मिले विद द मिनिमम, मैक्सिमम आउटपुट हमको मिले और विद द मिनिमम इनपुट। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। 26 मिनट का वीडियो हुआ है, आगे और बढ़ेंगे। अच्छा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही जुड़े हुए हैं कि कोई एड अच्छा है या बुरा, उसके लिए अपन उसकी फील्ड तो मैंने दिखाई थी आपको, टारगेट ऑडियंस, गूगल एनालिटिकल रेशो और कन्वर्जन। उसके अलावा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या बोलते हैं? KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या है? पहला है उसका जनरल परफॉर्मेंस, जिसमें वो चेक करता है हम उसका ट्रैफिक कितना आया, लीड कितनी आई, रीच कितनी आई। यानी किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जो मार्केटिंग का हमने कैंपेन रन किया, उसमें ट्रैफिक कितना जनरेट हुआ, उससे लीड कितनी आई। ट्रैफिक और लीड आर बोथ आर डिफरेंट थिंग। 2000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए, किसी ने भी रजिस्टर, केवल 100 जनों ने रजिस्टर किया, तो 100 जने जो हैं मेरी लीड है। 100 जनों ने रजिस्ट्रेशन किया तो वो क्या है? मेरी लीड है। यानी कि एक कॉलेज की वेबसाइट बनाई, उस कॉलेज की वेबसाइट में 2000 विजिटर्स थे, वो क्या था? ट्रैफिक। लेकिन उनमें से 20 जने उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या है? लीड। और उस लीड में कितने कन्वर्ट हो गए? वो हो गए रीच। या रीच भी आप, ठीक है, वो हो गए कन्वर्ट। और रीच का मतलब है कि आपका नंबर ऑफ इंप्रेशन कितने पे गया, कुछ इस तरीके से समझिएगा। ये है आपकी रीच, ठीक है, ये है आपका ट्रैफिक, और ये है आपका ट्रैफिक के बाद अपना कौन सा पॉइंट था? लीड। और ये रहा आपका कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? अभी समझा देते हैं, परेशान क्यों होते हो? रीच यानी कि जितने लोगों को आपका ऐड देखने को मिला। मान लो कि 1 लाख लोगों को आपका ऐड देखने को मिला। कितने? 1 लाख पीपल को आपका ऐड देखने को मिला। उनमें से उस ऐड के ऊपर कितने जनों ने ट्रैफिक किया होगा? 10,000 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया होगा। 10,000 में से कितने लोगों ने पोस्ट भरी होगी? 1,000 लोगों ने पोस्ट फिलअप करी होगी, मतलब जो आपने फॉर्म बनाया। 1,000 में से कितना एडमिशन आया आपके पास? 10 एडमिशन आए। ये आपका रेशो रहा 1 लाख के ऊपर। तो इसको मैक्सिमम करना ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। समझ में आया? रीच क्या है, ट्रैकिंग क्या है, लीड क्या है, कन्वर्सेशन क्या है। रीच को बोलते हैं इंप्रेशन। क्या बोला जाता है नॉर्मल टर्म्स में?
इम्प्रेशन। जैसे कि सजेस्टेड वीडियो आपके सामने आते हैं तो वो गूगल का एक इंप्रेशन काउंट हुआ, यूट्यूब का एक इंप्रेशन काउंट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया ना? हाँ, अगले चलते हैं। चैनल के ऊपर बेस्ड वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन। ये इंडिकेटर में मैंने कौन कौन से करे? चैनल बेस्ड। अगला सोर्स बेस्ड परफॉर्मेंस, डायरेक्ट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, रिसर्च, ईमेल, पीपीसी, कैंपेन बेस्ड परफॉर्मेंस, लीड जनरेशन, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट्स, सेटिंग रियलिस्टिक एंड मेजरेबल गोल्स। अब डिजिटल मार्केटिंग एंड आरओआई में अगर मैं रिलेशनशिप बना रहा हूं या मैं किसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा उन सबके 3-4 पॉइंट बनते हैं और वो 3-4 पॉइंट के अंदर सारी चीजें कॉमन चलेंगी। यदि मैं बात करता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करूंगा तब भी यही 3-4 पॉइंट रहेंगे, और मैं बात करूंगा उनके बीच में अगर मैं रिलेशनशिप कौन सा मेंटेन करूंगा तब भी ये 3-4-5 पॉइंट रहेंगे। यानी कि जनरल परफॉर्मेंस इंडिकेटर चेक करेंगे जिसके अंदर हम ट्रैफिक, रीच, गोल्स, कन्वर्सेशन इनके ऊपर बात करेंगे। सोर्स बेस्ड परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ऑर्गेनिक कितना आ रहा है, इनऑर्गेनिक कितना आ रहा है, यानी पेड कितना आ रहा है। सेटिंग रियलिस्टिक एंड मेजरेबल गोल सेट करूंगा कि इतने लोगों तक तो मेरे को एक कन्वर्सेशन करना ही है। और कैंपेन बेस्ड परफॉर्मेंस यानी उसकी सीटीआर कितनी रहती है या उसका कन्वर्सेशन रेट कितना रहता है, ये चेक किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। बेसिकली कोई भी मार्केटिंग टेक्निक हम फॉलो करते हैं तो हम चेक करते हैं कि भाई ये मार्केटिंग करना है तो इससे मेरा प्रोडक्ट इतना बिक जाएगा, इतनी सेल्स बढ़ जाएगी, ऐसा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम डिजिटल में करते हैं तब भी सेल्स ही बढ़ाने की बात होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कस्टमर रीच, कन्वर्सेशन, इंप्रेशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इनऑर्गेनिक तो आता ही है यानी पेड तो आता ही है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी जनरेट होता है। कैसे कि मान लीजिए कि एक बार वो किसी चैनल की पे आया और उसने उसको सर्च कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, अब अगली बार उसके पास ऐड गया, उसके पास नोटिफिकेशन गया तो वो ऑटोमेटिकली वो चैनल का वीडियो देखने के लिए आया, तो वो अगली बार जब आया तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कन्वर्ट हो गया, वो पेड नहीं था, वो अगली बार खुद की इच्छा से वो वीडियो देखने के लिए आया। गेटिंग माय पॉइंट? अगली बार वो खुद की इच्छा से वो अमेजोन की वेबसाइट पे आया, पहली बार में अमेजोन की वेबसाइट उसका ऐड देख के गया तो दैट इज द पेड ट्रैफिक, है ना। और अगली बार मेरे को पता चल गया कि ये वेबसाइट अच्छी है, इसमें सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाया? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये दोनों चीजें डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा कहलाती हैं। इसके अलावा हम उसके ट्रैफिक भी चेक करते हैं, उसके अलावा हम सीटीआर भी चेक करते हैं, उसके अलावा हम कन्वर्सेशन रेशियो भी चेक करते हैं। दीज आर द पॉइंट्स वी आर चेकिंग ऑन द टाइम ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एंड आरओआई। आई होप ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़े? थक गए? अरे थकना नहीं है, आगे और बढ़ना है। कितना और बच रहा है? थोड़ा है, चलो सेकंड पार्ट में निपटाते हैं। बस 32 मिनट का वीडियो हो गया, सेकंड पार्ट में देखते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर के अंदर इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आता हूँ। बताइएगा समझ में आया नहीं आया, आपका रिव्यू क्या है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से स्कोर करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।